शेखर चंद के पिता ने जब प्रॉपर्टी का बंटवारा किया तो उसके भाइयों ने धोखे से उसके हिस्से की प्रॉपर्टी भी अपने नाम करवा ली। जिस घर को उसके भाइयों ने छीना था उसमें उसका और उसके बेटे का बचपन बीता था, इसलिए उस घर से इनका गहरा रिश्ता था। शेखर का बेटा अरुण अक्सर इस मंदिर में आता था, इसलिए उसने सोचा कि क्यों न जाने से पहले आखिरी बार मंदिर को देखा हूँ। मंदिर में पंडित जी हमेशा की तरह अरुण से मजाक करने लगे। अरुण ने उन्हें सारी बात बताई और अपने घर आ गया। शेखर चंद की बहन का घर भी यहीं आसपास ही था, इसलिए शेखर का बहनोई भी आया हुआ था। शेखर की अपने बहनोई के साथ अच्छी दोस्ती थी, इसलिए लगातार वह रोए जा रहा था क्योंकि वह जानता था कि शेखर अब कभी यहाँ वापस नहीं आएगा। अरुण का भी अपनी बुआ की बेटी के साथ बहुत ही प्यारा रिश्ता था, वह भी उसके साथ चलने की जिद कर रही थी। अरुण से पिता ने पूछा कि तुम्हारी साइकिल को ले चले या यहीं रहने दें। अरुण ने कहा, मैं इसे नहीं चलाऊंगा, इसे यहीं रहने दो। शेखर ने एक आदमी को कहा, यह साइकिल किसी जरूरतमंद को दे देना। इसके बाद शेखर चंद का पूरा परिवार चेन्नई रहने लगता है और देखते ही देखते 20 साल बीत जाते हैं, जहाँ अरुण भी बड़ा हो गया है। उसके गांव उसकी बुआ की बेटी बुबना की शादी थी। उसने जिद पकड़ ली थी कि वह अरुण भैया के बिना शादी नहीं करेगी, इसीलिए अरुण को 20 साल बाद अपने गांव जाना पड़ता है। अरुण अपने परिवार से विदा लेकर ट्रेन में बैठकर अपने गांव आता है। अपने गांव वह बाहर से अपने घर को देखता है। इसके बाद वह उस मंदिर में जाता है जहां पर वह बचपन में अक्सर जाया करता था। वहां पर वह उस हाथी को भी देखता है जिसके साथ वह बचपन में खेला करता था। वह हाथी अब बहुत बड़ा हो गया है। इसके बाद अरुण यहाँ से अपनी बहन की शादी में पहुंचता है, जहाँ पर कैमरे वाले का फोकस सीधा उसी पर आता है और लता उसे टीवी में देखकर पहचान लेती है। वह उसके पास आती है और दोनों इधर उधर की बातें करने लगते हैं। लता कहती है कि जिस शहर में ना आने के लिए मैंने तुम्हारे साथ शादी का रिश्ता तोड़ा था, आखिरकार मेरी किस्मत मुझे उसी शहर में ले आई। मेरा पति हर वक्त शराब पीते रहता है और बड़ी बड़ी बातें करता है, पर करता कुछ नहीं। फिर वह शादी के काम में व्यस्त होने के कारण चली जाती है और तभी यहाँ एक रहस्यमयी व्यक्ति आकर अरुण की आंखें बंद करके कहता है, पहचानो मैं कौन हूँ। अरुण बहुत कोशिश करता है पर उसे पहचान नहीं पाता। इसके बाद वह रहस्यमयी व्यक्ति उसके सामने आता है और कहता है, अब पहचानो मैं कौन हूँ। लेकिन फिर भी अरुण उसे नहीं पहचान पाता। अब इस आदमी का नाम फिल्म के अंत में बताया गया है, इसीलिए हम इसे एक काल्पनिक नाम राजू से जानेंगे। अरुण ने सोचा कि जब यह उसे अकेला छोड़ेगा तो किसी से पूछ लेगा कि यह कौन है, पर भाई लोगों, राजू चुंबक की तरह अरुण के पीछे लग जाता है। वह एक पल के लिए भी उसे अकेला नहीं छोड़ता। तभी यहाँ से एक केटरिंग वाला गुजरता है। दरअसल उनके गांव में जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो इन्हीं कैटरिंग वाले को हायर किया जाता है, इसलिए यह इस गांव में सबके मुंह लगा हुआ है। राजू उन्हें कहता है कि गर्मा गर्म 2 कड़क चाय ले आओ, पर केटरिंग वाला कहता है, चाय तो नहीं है, गर्मा गर्म गालियां हैं, दूं क्या। कैटरिंग वाले अरुण के लिए नाश्ता लाने के लिए चले जाते हैं और अरुण मोबाइल देखने लगता है, पर जब राजू भी उसके मोबाइल में ताका झांकी करने लगता है तो अरुण कहता है, मुझे टॉयलेट करनी है। राजू कहता है कि चलो मुझे भी करनी है, हम दोनों ही टॉयलेट कराते हैं। टॉयलेट में राजू अरुण को कहता है कि जब हम छोटे थे तो हमें होड़ लगी रहती थी कि कौन मूत्र की धार से ABCD लिखेगा, जिसमें आप ही हमेशा जीतते थे। यह सुनकर अरुण हल्के से मुस्कुरा देता है। मूत्र विसर्जन करते समय राजू के पास फोन आता है, तो मौका देखकर अरुण वहां से निकल जाता है और सीधा मामा जी के पास आता है। मामा जी यहाँ अरुण को बताते हैं कि जिन चाचाओं से तुम नफरत करते हो वह भी यहाँ पर आए हुए हैं। साले इस तरह इतरा रहे हैं जैसे पूरी जायदाद इन्होंने अपनी मेहनत से कमाई हो। अरुण कहता है, छोड़िए मामा जी, मैं उनके बारे में बात नहीं करना चाहता। तभी राजू फोन पर बात करता हुआ यहाँ आ जाता है और मामा जी को राजू से पता चलता है कि अरुण आज रात ही यहाँ से वापस चेन्नई के लिए निकलने वाला है। मामा जी रोने लगते हैं और कहते हैं, तुम भी अपने पिता की तरह अचानक चले जाओगे, कम से कम एक दिन तो रुक ही सकते हो। अरुण कहता है, पहले मैं अपनी बहन को गिफ्ट दे देता हूँ, बाद में हम मिलकर बातें करेंगे। अरुण जब स्टेज पर अपनी बहन के पास पहुँचता है तो वह अरुण को देखते ही बहुत खुश हो जाती है। अरुण कहता है, तुमने जो शर्ट भेजी थी उसे पहनकर आज आया हूँ, कैसा लग रहा हूँ। वह मुस्कुराते हुए जवाब देती है, एकदम ढांसू लग रहे हो। उसी वक्त बुबना का मंगेतर अरुण से मजाक में कहता है, भैया ये हर समय आपकी ही बातें करती रहती है, मुझे तो लगने लगा है कि मैं आपसे ही शादी करने वाला हूँ। ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं। कुछ देर बाद अरुण बुबना को अपने साथ लाया हुआ गिफ्ट देता है। वह गिफ्ट खोलकर देखती है तो उसमें ज्वेलरी होती है। बुबना खुशी से कहती है, भैया आप इसे अपने हाथों से मुझे पहनाइए। अरुण मुस्कुराते हुए बुबना को अपने हाथों से ज्वेलरी पहनाता है। इस भावुक पल में दोनों की आंखें नम हो जाती हैं। बुबना अरुण से कहती है, भैया थोड़ा यह काम निपट जाए फिर हम दोनों साथ में खाना खाएंगे, आप अकेले मत खाना। लेकिन अरुण राजू से कहता है, हम जल्दी से खाना खा लेते हैं, फिर मुझे चेन्नई के लिए निकलना है। खाना खाते समय अरुण देखता है कि उसके चाचा लोग भी वहीं खाना खा रहे हैं। उन्हें देखकर उसका मूड बिगड़ जाता है और वह उठकर जाने लगता है, पर मामा जी उसे समझाते हैं, उन्हें इग्नोर करो, आराम से खाना खा लो, बाद में चले जाना। भोजन समाप्त करने के बाद अरुण राजू से कहता है, चलो तुम मुझे बस स्टैंड छोड़ाओ, पर राजू कहता है, कम से कम बुबना को तो बता दो, वह आपके साथ खाना खाने वाली थी। अरुण मुस्कुराते हुए जवाब देता है, अगर उसे पता चला तो वह मुझे जाने नहीं देगी। तभी मामा जी वहाँ आ जाते हैं और उन्हें राजू से पता चलता है कि अरुण अभी जा रहा है। मामा जी भावुक होकर कहते हैं, तुम्हें इतनी जल्दी है, 2 मिनट भी रुक नहीं सकते। यह कहकर मामा जी रोने लगते हैं। मामा जी को रोते देख राजू भी अपने आंसू रोक नहीं पाता और भावुक हो जाता है। राजू के रोने से स्पष्ट होता है कि अरुण उसकी जिंदगी में बेहद खास है, तभी तो उसके लिए आंसू बहा रहा है। लेकिन अरुण राजू को पहचान नहीं पाया था और अब इतनी देर बाद उसे पूछकर दुखी नहीं करना चाहता था, इसलिए वो उसे पहचानने का नाटक करता रहता है। मामा जी राजू को दिलासा देते हैं, अरे पगले रो मत, ये वापस आएगा। राजू दुखी होकर कहता है कि यह आप कह रहे हैं मामा जी, अरुण भैया थोड़ी कह रहे हैं। मामा जी समझाते हैं, बस इसे अच्छे से बस स्टैंड छोड़ाना। राजू अरुण को बस स्टैंड छोड़ने जाता है, लेकिन रास्ते में उसे एक चाय की टपरी पर रोकता है और कहता है, यहाँ की चाय बहुत फेमस है, पीकर चलते हैं। अरुण जल्दी में था क्योंकि उसे पता था कि थोड़ी भी देर हुई तो बस निकल जाएगी, मगर राजू उसे जबरदस्ती चाय
पिलाने ले जाता है। चाय पीकर जब वे बस स्टैंड पहुंचते हैं तो देखते हैं कि बस तो कब की निकल चुकी है और अगली बस अब सुबह ही मिलेगी। अरुण नाराज होकर कहता है, मैंने तुम्हें कहा था कि बस निकल जाएगी, तुम्हारी इस बेकार की चाय के कारण हम लेट हो गए। राजू शांत रहता है, जानता था कि बात बढ़ेगी तो स्थिति और बिगड़ जाएगी। अरुण गुस्से में कहता है, यहाँ कोई होटल हो तो मुझे वहीं छोड़ दो, मैं खुद बाद में बस पकड़ लूंगा। राजू उसे समझाता है, यहाँ के होटल बहुत अच्छे नहीं है। अरुण जिद करने लगता है तो राजू उसे एक होटल दिखाने ले जाता है। होटल की हालत देखकर अरुण का मूड और खराब हो जाता है और अंततः वह राजू के घर जाने के लिए तैयार हो जाता है। रास्ते में राजू अपनी पत्नी नंदिनी को फोन कर बताता है कि अरुण भैया हमारे घर आ रहे हैं। नंदिनी पूछती है, ये अरुण भैया कौन है? राजू बताता है, शेखर बाबा जो हमारे टीचर थे उनके बेटे हैं अरुण भैया। अरुण भी अपनी पत्नी को फोन कर देरी से लौटने की सूचना देता है। जब वे घर पहुंचते हैं तो नंदिनी अरुण का आदर पूर्वक स्वागत करती है और खाने के बारे में पूछती है। राजू तो खाना सुनते ही खुश हो जाता है, लेकिन अरुण बताता है कि वो शादी में खा चुका है। अरुण नहाने की इच्छा जताता है। राजू उसे बाथरूम दिखाता है और फिर दोनों में पहले नहाने का हल्का फुल्का मुकाबला शुरू हो जाता है। नहाकर दोनों देसी मिट्टी के बर्तनों में बियर पीते हैं। तभी अरुण की बहन बुबना का कॉल आता है, जिसे अरुण रिसीव नहीं करता। राजू बताता है कि नहाते समय उसने बुबना को बता दिया था कि अरुण उसके साथ है। अरुण उसके घर की तारीफ करता है, जिस पर राजू बताता है कि यह घर नंदिनी का है, मेरा तो छोटा सा झोपड़ा था। राजू बताता है कि नंदिनी के भाइयों में जायदाद को लेकर झगड़े होते थे, पर नंदिनी को घर बेचने का ख्याल ही दुख देता था। राजू ने मेहनत करके पैसे इकट्ठे किए और घर खरीद कर नंदिनी के नाम कर दिया। इसी घर में नंदिनी गर्भवती हुई, जिसे सुनकर अरुण उसे बधाई और शुभकामनाएं देता है। दोनों नशे में अंताक्षरी खेलते हैं और ये सब नंदिनी सुनकर मन ही मन खुश होती है। देर रात तक दोनों हंसी मजाक और बातों में मशगूल रहते हैं। फिर राजू भावुक होकर कहता है, मुझे बचपन से ही नए नए खुशबूदार कपड़े पहनने का शौक था। जब तक मैंने खुद कमाना शुरू नहीं किया तब तक मैं तो एक चप्पल भी नहीं खरीद पाता था, हमेशा दूसरों के दिए हुए कपड़े ही पहनता था। रिश्तेदार भी दूरी बनाए रखते थे, आस पास रहते हुए भी दिलों में फासले थे। हमें उनके बच्चों के साथ खेलना तक मना था। कभी रास्ते में पिताजी मिल जाते तो मुंह फेर कर चले जाते। मैं बहुत छोटा था, लेकिन यह सब देखकर मन में बहुत दुख होता था। मुझे लगता था कि शायद पैसा ही सब कुछ है, पर आपके माता पिता अलग थे। आपके पिता ने हमेशा मुझे सम्मान दिया और आपकी माँ, सुखकू मामा, बुबना, सभी ने मुझे अपनापन और प्यार दिया। आपके बड़े भाई और आप भी। आपके परिवार से मिलकर ही मुझे यह सीखने का मौका मिला कि इंसान को उसके पैसों से नहीं बल्कि उसके दिल से देखा जाता है। तभी राजू के बाड़े में से किसी जानवर की आवाज आती है और वह तुरंत अरुण से कहता है, भैया आइए, मैं आपको किसी से मिलवाता हूँ। राजू अरुण को बेल के पास लेकर जाता है और कहता है, जब मैं इसे लेकर आया था तो ये बहुत कमजोर था, लेकिन मैंने इसकी खूब देखभाल की और अब देखो कितना ताकतवर बन गया है। अरुण को थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन राजू उसे आश्वस्त करता है, मैंने इसे अपने बच्चे की तरह पाला है। सुक्कू मामा ने इसे ट्रेंड किया और अब यह हर मेले में जीतता है। इसे आज तक कोई भी काबू में नहीं कर पाया। तभी नंदिनी का फोन आता है, आप पीछे वाले बाड़े में हो ना? राजू हंसते हुए झूठ बोलता है, नहीं, हम तो कुएं के पास बैठे हैं। नंदिनी कहती है, मुझे बुद्धू मत बनाओ, फोन अरुण को दो, मुझे उनसे बात करनी है। राजू मजाक करते हुए कहता है, तुम्हें इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी ताकि मुझे पता चले कि तुम दोनों में से कौन सबसे अच्छी इंग्लिश बोलता है। नंदिनी कहती है, ठीक है, और फिर अरुण से अंग्रेजी में बात करती है। आप जहाँ हैं वहाँ पीछे वाले बाड़े में एक कोबरा स्नेक का परिवार रहता है, इसलिए बेहतर होगा कि वहाँ से निकल आइए। कोबरा का नाम सुनते ही अरुण घबरा जाता है और जल्दी से कुएं के पास आकर बैठ जाता है। वह राजू से कहता है, लोग गाय बकरी पालते हैं और तुम यहाँ सांप पाल रहे हो। राजू हंसते हुए कहता है, वो तो हमसे पहले से यहाँ रहते आ रहे हैं। इसके बाद राजू अरुण से कहता है, भैया मुझे याद है जब आप स्कूल में थे आपके पास एक साइकिल थी, उसे गांव छोड़ने से पहले आपने कहा था कि जरूरतमंद को दे देना। मेरे बाबा वह साइकिल घर ले आए और उसी से उनका साड़ी बेचने का धंधा चल निकला। उस साइकिल ने हमारे घर की आर्थिक स्थिति सुधार दी। साइकिल के साथ ही मेरी छुट्टियां बीत जाती थी। मेरे पिता ने हमेशा मेरे बड़े भाई को तवज्जो दी और मैं उनकी नजर में उतना खास नहीं था, पर उस साइकिल ने हमारी जिंदगी बदल दी। राजू की बात सुनकर अरुण भावुक हो जाता है। राजू कहता है, मैं हर शस्त्र पूजा के दिन उस साइकिल की पूजा करता हूँ, मेरे लिए ये भगवान से कम नहीं। अरुण साइकिल को देखकर पुरानी यादों में खो जाता है। फिर दोनों तय करते हैं कि साइकिल पर बैठकर नदी किनारे जाएंगे और ठंडी बियर का मजा लेंगे। नदी किनारे बातें करते हुए राजू अरुण से कहता है, अगर मेरा बेटा या बेटी हुआ तो उसका नाम आपके नाम पर रखूंगा, अरुण मौली। ये सुनकर अरुण हैरान और खुश होता है। वह सोचता है कि कोई उससे इतना भी प्यार कर सकता है। बातों के दौरान अरुण राजू को बताता है कि वह घर उसे बेहद प्यारा था, पर जब उसे खोना पड़ा तो उसने गांव लौटने का विचार ही छोड़ दिया। दोनों बातें करते करते साइकिल पर बैठकर घर आ जाते हैं। अरुण कहता है, अब हमें सो जाना चाहिए। राजू कहता है, ठीक है भैया, आप सो जाइए, मैं यहीं आपके पास बैठता हूँ। कल सुबह आपको हम तीनों का नाम लेकर आपको हमें आशीर्वाद देना पड़ेगा। इतना कहते ही राजू नशे में सो जाता है। अरुण को टेंशन होने लगती है कि इनका नाम क्या है। पूरा घर छानने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलता, इसलिए वह घबराकर चेन्नई लौट आता है। अरुण जब वापस शहर लौटता है तो उसकी जिंदगी में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। वह गहरे सोच में डूबा रहता है, क्योंकि उसे यह बात अंदर ही अंदर कचोट रही थी कि राजू उसे इतना चाहता है, फिर भी वह उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। इस भावना ने उसे बेचैन कर दिया। धीरे धीरे अरुण इस घर को वापस खरीदने के लिए अपने दोस्तों से पैसे उधार मांगने लगता है और अपने बॉस से भी 25 लाख रुपए उधार ले लेता है। साथ ही वह अब राजू की तरह मिट्टी के बर्तन में ही बियर पीने लगा था। अरुण की उदासी देखकर उसकी पत्नी उससे पूछती है, वहाँ कुछ हुआ था क्या? तुम इतने खोए खोए क्यों रहते हो? तब अरुण उसे राजू के बारे में सब बताता है। वह कहता है, राजू बहुत अच्छा इंसान है, उसे जानवरों से भी बेहद प्यार है और वह मुझे भगवान की तरह मानता है। इतना ही नहीं, अपने होने वाले बच्चे का नाम भी वह मेरे नाम पर रखने वाला है, पर मैं उसे अब तक ठीक से जान नहीं पाया, उसका नाम तक नहीं पता। उसकी पत्नी कहती है, तो फिर उसे फोन करके पूछ क्यों नहीं लेते? अरुण उदासी से कहता है, अब उससे पूछने की हिम्मत नहीं है, वह मुझसे कहीं ऊपर है। कुछ दिन
दिन इसी तरह गुजरते हैं। एक दिन अरुण अपने पुराने दस्तावेजों को छांट कर रहा होता है कि तभी उसकी बेटी को एक कार्ड पर राजू का फोन नंबर दिखाई देता है। राजू ने जबरदस्ती उसे यह नंबर दिया था। बेटी बहाना बनाकर अपने पिता से फोन मांगती है और चुपके से राजू का नंबर डायल कर देती है। फिर फोन अरुण को देकर कहती है, बात कीजिए पापा। अरुण हैरान रह जाता है। वह फोन उठाता है और उधर से राजू की आवाज सुनाई देती है, भैया आप बिना बताए क्यों चले गए थे? क्या भाई ऐसे जाते हैं? गलती मेरी है कि मैं ज्यादा सोता रहा। मैंने बाद में आपके दिए नंबर पर फोन भी किया पर किसी और ने उठाया। फिर मैंने सुक्कू मामा से पूछा तो उन्होंने कहा कि आपको परेशान न करूं। लगता है कि मैंने आपको बहुत परेशान किया। राजू पूछता है, ये किसका नंबर है? अरुण कहता है, यह मेरा ही नंबर है, मैंने गलत नंबर दे दिया था। राजू हंसते हुए कहता है, आप अपना नंबर गलत क्यों देंगे? खैर मेरे पास 15 लाख रुपए हैं, वो आपके घर खरीदने में काम आएंगे। अरुण मना करता है पर राजू के कहने पर वह आखिरकार पैसे लेने के लिए तैयार हो जाता है। अरुण फिर दिल पर पत्थर रखकर राजू से पूछता है, मैंने तुम्हें गलत नंबर दिया था क्योंकि मैं तुम्हारा नाम भी नहीं जानता था और किसी अनजान को अपना नंबर क्यों दूं? ये सुनकर राजू एकदम स्तब्ध रह जाता है। अरुण कहता है, चाहे तुम मेरे लिए अनजान हो पर आज तुम मेरे लिए भाई से भी बढ़कर हो गए हो। राजू यह जानकर रोने लगता है कि अरुण उसे अब भी पहचान नहीं पाया। अरुण उसे माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं बेहद शर्मिंदा हूँ। लेकिन जब राजू उसे माफ नहीं करता तो अरुण कहता है, मैं मर जाऊंगा, मुझे माफ कर दो। इस पर राजू कहता है, ठीक है लेकिन पहले आपको भी मुझे माफ करना पड़ेगा। अरुण पूछता है, किस बारे में? राजू बताता है, जिस दिन आपकी बस छूट गई थी मुझे उसे बस का सही समय पता था, लेकिन मैंने जानबूझकर आपकी वह बस मिस करवाई ताकि आप बुबना की शादी में रुक सकें और एक दिन मेरे साथ बिता सकें। इसके बाद दोनों एक दूसरे को माफ कर देते हैं। अरुण आखिरकार उससे पूछता है, कृपया मुझे बताओ कि तुम कौन हो? राजू मुस्कुराता है और उसे अपने साथ बिताए पलों की याद दिलाने लगता है। वह कहता है, जब मेरी गर्मियों की छुट्टियां हुई तो मेरे बाबा मुझे आपके गांव लेकर आए। पूरे रास्ते वह मुझे समझाते रहे कि वहाँ पर तमीज से रहना और गांव की भाषा मत बोलना। उन दिनों आप अपनी 10वीं की परीक्षा देकर 11वीं में लेने वाले विषयों के बारे में सोच रहे थे, फिर भी आप समय निकाल कर मेरे साथ बातें करते और जहाँ भी जाते मुझे अपने साथ ले जाते। आप बहुत खुश मिजाज थे और लोगों से बहुत प्यार से बात करते थे। राजू उसे अपने बचपन के और किस्से सुनाता है। एक बार आपने हमें थिएटर ले जाकर आइसक्रीम और पॉपकॉर्न भी खिलाई थी। हम सब बच्चों को सब्जी लाने के लिए बाजार भेजा जाता था और आप हमें सब्जियों के नामों से पुकारते थे ताकि हम उन्हें न भूलें। अरुण धीरे धीरे सब याद करने लगता है और पूछता है, गणेश का नाम क्या था? राजू बताता है, बिन्स। अरुण कहता है, रम्या भिंडी थी, मोना टमाटर और मधिया लगन गोभी। राजू हंसते हुए कहता है, और क्या आपको याद है गोभी का भाई कौन था? अरुण कुछ सोचते हुए कहता है, आलू। तभी अरुण को सब याद आ जाता है और वह भावनाओं में डूब जाता है। वह कहता है, आलू वो तुम ही हो ना? राजू मुस्कुरा देता है और कहता है, हाँ भैया मैं ही हूँ आपका आलू। आखिर आपके दिमाग की बत्ती तो जली। अरुण हंसते हुए कहता है, हे पटेटो। राजू मुस्कुराते हुए जवाब देता है, हाँ मैं ही हूँ आपका पटेटो। अरुण पूछता है, कैसा है रे तू? राजू थोड़ा नाराजगी जताते हुए कहता है, आखिरकार आपने पूछा तो सही कि मैं कैसा हूँ। अच्छा हूँ, पर इतनी देर बाद पूछने का ख्याल आया आपको। अरुण माफी मांगते हुए कहता है, अब तो माफ कर दे यार। राजू शरारत से कहता है, ठीक है मेरा असली नाम बताइए फिर माफ कर दूंगा। अरुण प्यार से कहता है, पटेटो। राजू जवाब देता है, ये नहीं भैया, और कब तक बचोगे? ये नाम तो आपने ही मुझे दिया था, मेरा असली नाम बताइए। अरुण हंसते हुए कहता है, इतनी आसानी से नहीं बताऊंगा, तुमने भी तो मुझे इंतजार करवाया है। राजू चिढ़ाते हुए कहता है, पता होगा तब बताएंगे ना, मेरे भाई का नाम तो आपको झट से याद आ गया था। अरुण मुस्कुराकर कहता है, किसने कहा कि मुझे तुम्हारा नाम याद नहीं है? अच्छी तरह याद है। राजू जिद पकड़ते हुए कहता है, तो फिर बताते क्यों नहीं? अरुण जवाब देता है, अभी नहीं बाद में बताऊंगा। राजू पूछता है, बाद में कब? इस पर अरुण कहता है, अरे चल फोन रख पटेटो। इसके बाद अरुण अगली बस पकड़कर राजू के गांव पहुंचता है और उसके घर जाकर दरवाजा खटखटाता है। जब राजू दरवाजा नहीं खोलता तो अरुण कहता है, नौटंकी बंद कर और दरवाजा खोल, मैं जानता हूँ तुम दरवाजे के पीछे ही हो। आखिरकार अरुण उसका असली नाम मेंढगा पुकारता है और तभी राजू खुशी से भैया कहकर दरवाजा खोल देता है और इसी के साथ यह प्यारी कहानी समाप्त हो जाती है।